तो बच्चे क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को जानकारी दें कि आज हम 12 ज्योग्राफी के इकाई 10 का बचा हुआ पॉइंट को पढ़ाएंगे। वैसे हम बता दें कि कल हमने बस्ती का वर्गीकरण किए थे और उसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटे थे, ग्रामीण बस्ती, दूसरा नगरीय बस्ती। और हमने ग्रामीण बस्ती को भी कई भागों में बांटे थे, जिसमें से आकृति के आधार पर हम ग्रामीण बस्ती के प्रकार को पढ़ा रहे थे आप लोग को। आज उसी को फिर से एक बार देखना है, उसमें से कुछ रह गया था। आप लोग आवाज बंद कर लीजिए। आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्ती के प्रकार। तो हमने बताए थे कि इस आधार पर ग्रामीण बस्ती को दो भागों में बांटा गया है। तो बताए थे, पहला था सघन ग्रामीण बस्ती, दूसरा है बिखरी हुई बस्ती या विरल बस्ती। विरल ग्रामीण, यही था। और कल हमने ये सघन बस्ती पढ़ा दिए थे और आज होगा विरल बस्ती। सघन बस्ती हमने लिखाए थे कि वैसा बस्ती जहां पर घर या मकान पास पास में रहते हैं उसको सघन बस्ती या सघन ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। और हमने विरल बस्ती आज बता रहे हैं कि वह बस्ती जहां मकान या घर दूर दूर रहते हैं उसको कहते हैं विरल बस्ती। और इस तरह की बस्ती वहां देखने को मिलती है जहां पर पर्वत, पठार, मरुस्थल इत्यादि रहते हैं, वहां पर इस तरह की बस्ती देखने को मिलती है। तो इसको कल मैंने समझा भी दिया था और लिखा भी दिया था। आज हम विरल बस्ती पढ़ाएंगे, तो विरल बस्ती देके डैश दीजिए और इसको नोट कीजिए। वैसी बस्ती जहां घर दूर दूर और बिखरी रहती है उसे बिखरी बस्ती कही जाती है या विरल बस्ती कही जाती है। इस तरह की बस्ती मुख्य रूप से पर्वत, पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेरे भाई, इस तरह से हमने आकृति के आधार पर जो ग्रामीण बस्ती के प्रकार है, भाग है, उसको मैंने समझा दिया और लिखा भी दिया। इसको लेकर अगर किसी भी तरह के डाउट आपके मन में है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, पठार क्या होता है? जी फिर से बोलो। चलो देखो इधर, पठार क्या होता है? ये हो गया पर्वत जिसमें चोटी हो, ये नोकीदार हो गया, ये हो गया पर्वत। धरातल से उठा हुआ वह भाग जो नोकीदार हो, चोटीदार, उसको पर्वत कहते हैं। देखो ये धरातल से उठा हुआ वैसा भाग जिसमें चोटी नहीं है, ऊपर का भाग क्या है? समतल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पठार, ये हो गया पर्वत। अब कैलकुलेट करते रहना है पर्वत पठार क्या होता है। अब मेरे भाई, अगला इसी में से जो ग्रामीण बस्ती के जो प्रकार पढ़ रहे हैं उसी में से दूसरा आधार है अवस्थिति के आधार पर ग्रामीण बस्ती के प्रकार। लिखिए। मेरे भाई, इस आधार पर भी ग्रामीण बस्ती को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रमुख जो है उसको पहले नोट कर लीजिए। ऊपर में लिखिए अगले।
इस आधार पर ग्रामीण बस्ती को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक नंबर में लिखिए मैदानी गांव, दूसरा नंबर में लिखिए पठारी गांव, तीसरा नंबर में लिखिए सागर तटीय गांव, चौथा में लिखिए जंगली गांव, और पांचवा में लिखिए मरुस्थलीय गांव। अब इनमें से एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक नंबर का लिख के दे दीजिए। एक बार सुन लीजिए, मैदानी गांव क्या होता है मेरे भाई? मैदानी गांव मतलब होता है कि वैसा गांव जो समतलीय भाग में बसा हुआ है, जहां की अधिकांश भूमि समतल है, उस गांव को मैदानी गांव कहा जाता है। वहां पर खेती के साथ साथ अन्य कार्य भी आसानी से सरल रूप से होता है। बस इजी है, इसका लिख लीजिए। वैसा गांव जो मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है उसे मैदानी गांव कहा जाता है। यहाँ खेती करने एवं पशु पालने जैसी कार्य अधिक होती है। अब ये पठारी गांव लिखिए, ये भी बिल्कुल आसान है कि पठारी क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं उसको पठारी गांव कहा जाता है। और पठारी क्षेत्र में जो भी गांव होगा वो छोटा छोटा गांव होगा, क्योंकि वहां समतल मैदान नहीं है, उपजाऊ भूमि नहीं है, और वहां पर जो मुख्य रूप से काम होता है वह पशु पाला जाता है। वहां पर मुख्य रूप से पशु को पाला जाता है और वानिकी का कार्य भी होता है, अर्थात पेड़ पौधा भी लगाया जाता है। तो इस तरह से आपने पठारी गांव को भी समझ गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा गांव जो पठारी क्षेत्र में बसा हुआ है उसे पठारी गांव कहा जाता है। यहाँ के गांव छोटे छोटे होते हैं, यहाँ मुख्य रूप से पशु पाले जाते हैं। अब सागर तटीय लिख के दे दीजिए। सागर समझते ही है, अर्थात सागरीय तट, उसके किनारा वाला भाग, सागर किनारा वाला भाग के पास जो गांव बसे रहते हैं उसको कहते हैं सागर तटीय गांव। और इस गांव में मुख्य रूप से जो व्यवसाय उपस्थित रहती है वो है मछली मारने का, अर्थात सागर तटीय गांव के अधिकांश लोग का मुख्य व्यवसाय मछली मारना रहता है। तो इसको भी आप समझ गए कि सागर तटीय गांव क्या होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा गांव जो सागर तटीय क्षेत्र में बसा हुआ है उसे सागर तटीय गांव कहा जाता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली मारने के व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। तो आपने सागर तटीय गांव भी लिख लिए। अब जंगली गांव, इसके नाम से भी स्पष्ट होता है कि जो गांव जंगल के बीच में या जंगली क्षेत्र में बसा हुआ है उसको कहते हैं जंगली गांव। और खास करके आदिवासी लोग सुने होंगे, आज भी आदिवासी लोग जंगल को ही पसंद करते हैं और वह जंगल में ही जाके घर बनाते हैं। तो आदिवासी का जो भी बस्ती है, अधिकांशतः बस्ती वो जंगल में है, अर्थात उसी गांव को जंगली गांव कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग आप नोट कर लीजिए। जंगली क्षेत्र में जो गांव बसा हुआ है
उसे जंगली गौ कहा जाता है। खास करके जनजातीय गौ जंगली गौ होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना और शिकार करना आदि है। तो आपने जंगली गौ को समझ गए। अब हम लास्ट जो है अवस्थी के आधार पर मरुस्थलीय गौ, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जहां मरुस्थलीय क्षेत्र में जो गौ बसे हुए हैं उसको कहते हैं मरुस्थलीय गौ। और इस क्षेत्र में तो मुख्य रूप से वही होगा, पशु ही पाला जाएगा, क्योंकि दूसरा तो इसमें कोई व्यवसाय संभव ही नहीं होता है। तो चलिए इसको भी ध्यान देके आप लोग लिख लीजिए। वैसा गौ जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बसा हुआ है उसे मरुस्थलीय गौ कहा जाता है। यहाँ की मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ऊंट यहाँ की मुख्य पशु है। तो इस तरह से हमने अवस्थिति के आधार पर जो ग्रामीण बस्ती के प्रकार था उसको समझा दिया और लिखा भी दिया। अब अगर इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट है, सस्पिशन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर मरुस्थलीय, अरे मरुस्थलीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर नमी की अपार कमी रहती है। और जब नमी की अपार कमी रहती है तो वहां की अधिकांश भूमि अनुपजाऊ होती है, अर्थात उसमें उत्पादन की क्षमता कम रहती है। वहां बालू ही बालू दिखाई देता है, बालू ही बालू रहता है। उसी क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे भारत में राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र मरुस्थलीय है। चलिए, तो अब लगते हैं कि आप लोग को शायद इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।